ठीक है, प्रो इसराइल थे उस वक्त। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, खान साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, ये नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उनसे सीधी सी बात, मैंने कहा आप बड़े लीडर हैं या ये जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है ये बड़ा लीडर है। उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब मेरा लीडर है, ये मुझसे बड़ा है। तो मैंने कहा फिर खान साहब क्या कायदे आज़म के पाकिस्तान में वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो कायदे आज़म की पॉलिसी है? तो खान साहब ने इस तरह हाथ पे हाथ मारा, उन्होंने कहा बस डन हो गया, जो कायदे आज़म की पॉलिसी है इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग फ़ौरन चंद मिनट के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। और जब मैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से बाहर निकला, गाड़ी में मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए बड़े ताकतवर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि कायदे आज़म की पॉलिसी चलेगी, कोई टिकर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं चलेगी, बस बता दिया आपको। अच्छा, अब आप बताएं कि मोहम्मद मीर साहब जो हैं उनका कसूर ये था कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि बानी पाकिस्तान की इजराइल के बारे में क्या पॉलिसी है। तो अब वो 2019 था, 2020 था, वो बात अब खत्म हो गई है। अब 2025 में आपने मुझे सवाल किया है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ इस सारी कहानी को सुनने के बाद, और ये जो वाकया आपने सुनाया हमारे नाजरीन के लिए, इसके बाद अब मीर साहब से मेरा ये सवाल है कि अब हाथ पे हाथ मार के कौन कहेगा कि भाई डन हो गया और जो कायदे आज़म की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होगी 2025 में भी, या आपके तज्जिए और आपकी जो दूरंदेशी आपको बता रही है वो ये है कि 2025 में शायद वो पॉलिसी तब्दील होने लग रही है या होने जा रही है? ये अब सवाल बनता है। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं वो इतनी आसानी से अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें शामिल नहीं हो सकते। और जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान के अवाम बहुत से मामलात पे जो है वो घरों में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा गैस भी महंगी हो गई है, ओहो हो हर चीज़ ही महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, बाहर निकलने का क्या फ़ायदा है। लेकिन ये कुछ 2-3 मामलात ऐसे हैं, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, ये आपकी केमिस्ट्री में शामिल हैं। देखें ये जो अब्राहम एकॉर्ड है ना, इसके हवाले से एक मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को वाज़े तौर पे नसीहत की हुई है। जब वो एक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मस्जिद अक्सा में गए और फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अरब ममालिक के बादशाह हैं ना, फ़लस्तीन के मसले पे कभी भी इनकी विजडम पर और इनकी पॉलिसी पर एतमाद ना करना, कभी। ये बात उन्होंने लेट 30s में कही थी। कायदे आज़म ने तो बहुत बाद में बात की ना, अल्लामा इकबाल ने ये लेट 30s में बात की थी कि कभी भी इन पर एतमाद नहीं करना। अरब ममालिक के जो बादशाह हैं इनकी फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी पे कभी एतमाद ना करना। और फिर जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत जब इज़राइल कायम हो गया 1947 में, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कायदे आज़म को लेटर लिखा कि आप हमें तस्लीम कर लें जी। कायदे आज़म ने मुनासिब नहीं समझा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो असल सरपरस्ती आला है ना, मैं उसको जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कायदे आज़म ने दिसंबर 1947 में लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को, और ये लेटर आज भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो आर्काइव्स हैं उसमें आज भी मौजूद है, आप निकाल के डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 181 के तहत जो डिवीज़न ऑफ पैलेस्टाइन की गई है और इसराइल कायम किया गया है, ये गलत हुआ है। इससे कोई मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा और हम इसको तस्लीम नहीं करते, और इससे यहूदियों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनकी पॉलिसी जो है वो आपके सामने है। जितने मर्जी अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, जितने मर्जी अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, अगर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने कह दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो फिर जो भी पाकिस्तान का हुक्मरान जो है वो ये काम करेगा खुदा न ख्वास्ता, तो वो फिर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के साथ गद्दारी करेगा।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हामिद मीर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ के पाकिस्तान की सियासत इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हलचल मचती नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, इसका भी बड़ा वाज़े तौर पर हमें इतलात और जो हरकत और सकनात हुकूमतों की लग रही हैं, नज़र आ रही हैं, वो मीर साहब ने बताई। और साथ ही अब्राहम अकॉर्ड का भी जितना कच्चा चिट्ठा था वो सारा खोल के बयान कर दिया है। उन वज़रा को भी ये प्रोग्राम देखना चाहिए। मीर साहब ने जो बातें की हैं, जिनको कि शायद मालूम नहीं है, मीर साहब हैज़ ऑल्सो सेड कि शायद उनको नहीं पता कि क़ायद आज़म या इल्लामा इकबाल की रहमतुल्लाह अलैह की क्या पॉलिसी रही है, क्या उनके बयानात और फरमुदात रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल के हवाले से। सो अब्राहम अकॉर्ड तो खैर बाद में हुआ, लेकिन इसराइल के हवाले से जो उनकी फरमुदात रहे। अब इसी के साथ नाज़रीन मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ज़रा हुकूमती नुमाइंदे से ये बात जानेंगे कि ये अचानक से अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल और ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना, ये कैसे ख्याल आया, क्यों याद आ गया अचानक हुकूमत को, जब अपने इतने चैलेंजेस पड़े हैं तो इसराइल की तरफ हमने क्यों देखना। ये सारी बात हम पूछेंगे हुकूमती नुमाइंदे से। आज दोबारा से एक मरतबा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहाँ पर लाने की बातचीत हो या फिर अब्राहम अकॉर्ड की बात हो, ये हो क्या रहा है इस वक्त, हमारी डायरेक्शन क्या है। बजट तो चलें जैसे तैसे था, बड़ा मुश्किल मरहला था, पास तो हो गया और हुकूमतें पास कर ही लेती हैं चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब इन दो महाजों पर हुकूमत क्या कर रही है, प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हो रहा है सर खैबर पख्तूनख्वा में, आपस की बात है? कोई ऐसा नया नहीं होने जा रहा, जो कुछ चल रहा है वही चल रहा है। और हाँ, ये होने जा रहा है कि इंशाल्लाह दहशतगर्दी में कमी वाक़या हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं जिस तरह अपना काम कर रही हैं, हम उस खत्ते को भी पाकिस्तान का एक पुरअमन तरीन खत्ता बनाने जा रहे हैं और उससे इंशाल्लाह वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, तरक्की आएगी, आवाम खुशहाल होगी। वो सूबा जो है माइंस एंड मिनरल्स में बड़ा माशाल्लाह अपनी एक मदनियात रखता है, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सो थिंग्स आर गेटिंग टुवर्ड्स द बेटर ये साइड। सारे जो आपने फैक्टर्स बताए ना कि इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है करंट जो है इस वक्त, कब बदल जाए हमें क्या पता, लेकिन जो करंट हुकूमत है वो इन्हीं बातों का इल्ज़ाम दे रही है वफाकी हुकूमत पे कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोगों ने वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराना है, गवर्नमेंट तब्दील करानी है और इन चीज़ों को हमवार बनाना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सूबे के ख़िलाफ़ है? सूबे के अवाम के हक़ में है ना, वहाँ पे अमन आए, खुशहाली आए, तरक्की आए, अवाम खुशहाल हों, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, ये उस सूबे के हक़ में है। किसी भी सूबे के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे उस सूबे के हक़ में होंगे। अब हमारा तो कोई इरादा नहीं है कि सूबाई हुकूमत को हम तब्दील करें, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत खुद चाहती है कि इन तमाम चीज़ों के रास्ते में रुकावट बने, फिर सोचा जा सकता है, क्योंकि हमने काम तो करना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान वो तो तरक्की ये करनी कहते हैं है। कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट भी इमरान खान की मुशावरत के बगैर पास नहीं होगा, और साथ ही जो ऑपरेशन करने की कहानी थी वो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले कहा कि भाई ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, देखें, माइंस एंड मिनरल्स को खामखा वो मुतनाज़ बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये उनकी फितरत है। एक मुतनाज़ा और इंतशार से भरी हुई सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुरा इम्तियाज़ है। नहीं, वो हुकूमत करते तो ही पास है। करने जा रही थी, ये तो वर्कर ने शोर मचाया कि भाई ये पास कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत मैं को कह रहा हूँ ये उधर भी सूबे डर का खौफ। मामला है ना, देखें वो करें या ना करें, ये उनका मामला है। अब ये इस्लामाबाद है, अब इस्लामाबाद में जिस तरह तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे सड़कें हैं, इंटरचेंजेस हैं, रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो हम काम कर रहे हैं या रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, अब इसमें CDA वो पैसा लगा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई PSDP में से देती है वो पैसा लगा रही है। अगर हम CDO को भी बंद कर दें, PSDP का पैसा यहाँ पे ना आए, तो ठीक है, अवाम ठुटे खाते रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। इस्लामाबाद का दर्द हमें है ना, हम यहाँ से नुमाइंदे हैं। अगर KP के नुमाइंदों को अपने सूबे का दर्द ना हो, बिल नहीं पास करना चाहते, काम नहीं करने देना चाहते, तो इसका नुकसान उसके सूबे के अवाम को होगा। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये सूबे की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की वो बड़ी माने खेज थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑपरेशन अमन व अमान की सिचुएशन को बेहतर बनाने में, ऑपरेशन करने में रुकावट बने या माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के पास होने में रुकावट बने, तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। तो ये क्या वफाक ने ये बात जहन बना लिया है कि भाई इन दो इश्यूज़ पर अगर सूबाई हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती तो फिर इस पर काम शुरू कर दें? थ्रेट है मतलब मैं मज़ीद आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, या इसको क्या मज़ीद क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से वो काम करें या ना करें, ये उनका अपना फ़ैसला होगा। वफाकी हुकूमत जिस हद तक जा सकती है उन्हें फैसिलिटेट करने में हम करेंगे। इसका फ़ायदा KP की आवाम को होना है, वो नहीं होने देना चाहते, ये उनकी मर्ज़ी है। इसमें कोई सूबाई हुकूमत को चेंज करने का मकसद इससे रिलेटेड नहीं है। ये उनका अपना मर्ज़ी है, अपने फ़ायदे की चीज़ करें या ना करें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उस खत्ते के अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना,
ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और ये हम करेंगे, चाहे सूबाई हुकूमत इसके लिए ताउन करे या ना करे।